हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज ज्योग्राफी का टॉपिक जो बचा हुआ था इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में। ठीक है, तो इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं सोर्स की। सोर्स की बात करते हैं तो हमारे पास अर्थ को जानने के लिए दो तरीके के सोर्स हैं, एक तो डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सोर्सेज क्या क्या हैं, जैसे आपके भाई अगर बात करें डायरेक्ट में तो रॉक्स हो गए, कि रॉक्स को अगर हम स्टडी कर लें तो अर्थ के बारे में पता लग जाएगा कि अर्थ किस किस चीज़ से मिलके बनी है, कैसे कैसे है सब कुछ। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं सेकंड थिंग की बात करूँ तो वॉल्केनोस के बारे में हम पढ़ लें, कि वॉल्केनोस को स्टडी कर लें। जो वॉल्केनिक इरप्शन है या वॉल्केनिक जो मटेरियल है, जो वॉल्केनिक मटेरियल उसको हम स्टडी कर ले तो उसके बारे में भी हमें पता चल जाएगा कि भाई ये कैसे किन किन चीज़ों से मिलके बना है, क्योंकि वो अर्थ के अंदर से ही निकलता है ना। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि ह्यूमन एफर्ट्स की, कि ह्यूमन ने अर्थ को जानने के लिए क्या किया है, तो अगर हम बात करें ह्यूमन की तो हम माइनिंग करते हैं। अगर माइनिंग करते हैं तो हम अभी तक कितनी माइनिंग कर पाए हैं, जो गोल्ड की माइनिंग है, गोल्ड निकालने के लिए हम सिर्फ कितना, ओनली 4 किलोमीटर अर्थ के नीचे जा पाए हैं। ठीक है, 4 किलोमीटर अर्थ के नीचे जा पाए हैं, और रिसर्च पर्पज के लिए हम 12 किलोमीटर अर्थ के नीचे जा पाए हैं। इतना ही स्टडी किया है हमने डायरेक्टली अर्थ के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट चीज़ों के बारे में। ठीक है, इनडायरेक्ट क्या क्या होता है हमारे पास, अगर इनडायरेक्ट रिसोर्सेज की हम बात करते हैं। इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूं, इनडायरेक्ट अगर रिसोर्सेज की हम बात करते हैं तो इनडायरेक्ट में आपका मेजरमेंट हो गया। मेजरमेंट किसका सर, किसको मेजर करेंगे हम, सबसे पहले टेम्परेचर को मेजर करेंगे। टेम्परेचर मान लो जब हम अर्थ के नीचे की तरफ जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस राइज होता है कितने मीटर जाने पे, पर 32 मीटर। जब 32 मीटर जाते हैं अर्थ के नीचे की तरफ तो 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो जाता है। 1000 डिग्री सेल्सियस कब राइज हो जाएगा, जब हम कितना चले जाएंगे, 32 किलोमीटर अगर चले जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा डेंसिटी को मेजर करते हैं हम। डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मान लो जो अगर अर्थ की डेंसिटी की बात करें तो जैसे अगर मैं बात करूं कॉन्टिनेंट की, कॉन्टिनेंटल जो डेंसिटी है वो लगभग कितनी है, 2.7 ग्राम्स पर क्यूबिक, है ना, सेंटीमीटर। अगर ओशियन की बात करूं बेटा, ओशियन थोड़ा सा ज़्यादा डेंस होगा क्योंकि वो नीचे है। तो ओशियन की बात करें, ओशियन की डेंसिटी कितनी है, लगभग 3 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। अगर होल अर्थ की मैं बात करूं या फिर मैं सिर्फ कोर की बात कर लेता हूं, ये तो देखिए सबसे ज़्यादा डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं, ये तो कॉन्टिनेंट की हो गई। जो अर्थ सरफेस पे जिस पे हम रहते हैं, ये ओशियन की हो गई, क्योंकि वो भारी है, थोड़ा सा नीचे है, तो ओबियसली डेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर जो सेंटर की मैं बात कर लूँ, कोर की मैं बात कर लूँ, आपने पढ़ा होगा अर्थ के 3 रीजन होते हैं,
ठीक है, तो उसमें से कोर सबसे अंदर होता है। अभी बात करेंगे कि कोर कहाँ होता है, कौन कौन से 3 रीजन होते हैं। तो कोर की डेंसिटी बेटा कितनी होती है, लगभग 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। ठीक है, एवरेज डेंसिटी अगर मैं बात करूं तो अर्थ की कितनी आ जाती है बेटा, 5.5 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। टोटल मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्रेविटेशनल वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम जब हम अर्थ की शेप पढ़ते हैं तो वहां से वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। और दोनों का मैंने बताया था मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस होता है। जो जियोइड शेप है वो हम कैलकुलेट करके तो निकालते हैं। आज की कैलकुलेटेड तो शेप है, इनडायरेक्ट में मेजरमेंट हो गया। अब बेटा अगर कोई स्पेस से कुछ चीज आ रही है, स्पेस बेस्ड अगर स्टडी करते हैं हम, तो जैसे स्पेस से कोई अर्थ के ऊपर चीज गिरी है, जैसे मीटियोर गिरा है, मीटियोरॉइड आ गया, एस्टेरॉइड आ गया, ठीक है, एस्टेरॉइड आ गया, या फिर कोई अदर स्पेस ऑब्जेक्ट आ गया, उनको स्टडी करेंगे तो अर्थ के बारे में पता लगेगा। मान लो मीटियोराइड हमने स्टडी किया, तो जिससे प्लेनेट बने, अदर प्लेनेट बने, उन्हीं से तो बनेगा, वैसे ही तो अर्थ बना होगा। अब मान लो वो गिरा है, जहाँ पे भी गिरा है तो वहाँ होल भी होगा, उसको भी स्टडी कर सकते हैं हम। ठीक है, इसके अलावा कुछ हम बात करते हैं कुछ फोर्सेस की, फोर्स या कुछ वेव की। अगर उन वेव्स को स्टडी करें तो वो भी हमें अर्थ के बारे में जानकारी दे सकती हैं। वेव कौन सी वेव होंगे बेटा, हम कौन सी वेव स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो सर ग्रेविटेशनल वेव या ग्रेविटी वेव, इसके अलावा कौन सी वेव होते हैं, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक वेव, इसके अलावा सिस्मिक, सिस्मिक फोर्स या सिस्मिक वेव, है ना। ये सिस्मिक वेव क्या होती है, या फिर जो अर्थक्वेक होता है वो क्या होता है, अर्थ के सरफेस के नीचे, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ सडन आउटबर्स्ट ऑफ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट शेक्स द सरफेस ऑफ अर्थ। कि भाई अर्थ के सरफेस के नीचे अचानक से क्या हो रहा है कि एक आउटबर्स्ट हो रहा है, किसका, एक एनर्जी का, जिससे क्या हो रहा है कि जो अर्थ का सरफेस है वो हिलने लग गया, सडन शेकिंग ऑफ अर्थ, दैट इज अर्थक्वेक। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, जैसे मान लो मैं यहीं पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि एक अर्थ है, ये हमारी अर्थ है ना, हमारी अर्थ है। देखना भाई कुछ गड़बड़ होगी शेप में, तो इतना तो चलता है। अब देखो यहाँ से बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ है ना, सरफेस ऑफ अर्थ कितना भाई, 0 से 700 किलोमीटर। ऐसे ही अर्थ जब हम ये पढ़ते हैं वॉल्केनिक इरप्शन, तो वो भी लगभग 400 to 700 नीचे से ही आता है, तो उसको भी स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ से जो मान लो अर्थ के नीचे से, इसको हम क्या बोलेंगे, जहाँ जिस पॉइंट से एनर्जी का आउटबर्स्ट हुआ है और वो क्या कर रही है बेटा, ऑल डायरेक्शन में अगर ट्रेवल कर रही है, अर्थ के सरफेस के ऊपर आके टकरा रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक या सिस्मिक वेव्स। ये यहाँ से टकराई या यहाँ से एनर्जी निकली और ऑल डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, तो इसे हम क्या कहते हैं, सिस्मिक वेव। ये जो सेंटर है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर बोलते हैं। ठीक है, समझ आई इतनी बात। इन्हीं वेव्स को हम क्या बोलते हैं, सिस्मिक वेव्स, और बॉडी वेव्स भी होती हैं। ठीक है, एक हाइपोसेंटर होता है, हाइपोसेंटर को हम क्या बोलते थे कई बार, जहां ऊपर टकराती हैं, सबसे पहले टकराएंगी, दैट इज एपिसेंटर।
हाइपो सेंटर और एपी सेंटर बोलेंगे। ठीक है, अब सिस्मिक वेव्स के बारे में पढ़ लेते हैं बेटा थोड़ा सा, कि सिस्मिक वेव्स कैसे होती हैं, क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। अगर सिस्मिक वेव की बात करें, सिस्मिक वेव की अगर बात करें, ठीक है, तो सिस्मिक वेव्स में आप पढ़ोगे क्या, कुछ होती हैं बॉडी वेव्स, बॉडी वेव्स, ठीक है, बॉडी वेव जो अर्थ के अंदर बॉडी में यहाँ चलती हैं, ये वाली जो अंदर हैं, ये वाली जो अंदर है, इनको हम क्या बोलते हैं, बॉडी वेव्स, जो अर्थ के अंदर की तरफ है, बॉडी वेव्स बोलते हैं। ये बॉडी वेव दो तरीके की होती है, कौन कौन सी होती है, ये दो टाइप की होती है, पी वेव और कौन सी होती है, एस वेव, पी वेव और एस वेव। जो वेव यहाँ से और अर्थ के सरफेस पे पहुंचने में मिनिमम टाइम लेती है, कम से कम टाइम लेती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी वेव, पी वेव्स, है ना। जो अर्थ के मतलब 90 डिग्री परपेंडिकुलर अगर क्या करती है, रीच करती है और फोकस से सीधा ऊपर आती है, एपी सेंटर पे आती है, ठीक है। ये क्या करती है, मिनिमम एनर्जी लूज करती है, जब ऊपर आती है तो ये मिनिमम एनर्जी लूज करती है, क्योंकि बहुत जल्दी पहुंच जाती है सरफेस के पास, ये बहुत जल्दी पहुंच जाती है, ठीक है, तब ये टकराती है। और ऐसी वेव्स जो सरफेस के ऊपर चलेंगी, अब ये तो बॉडी वेव्स थी, और जो सबसे पहले आ गई प्राइमरी वेव, जो उसके बाद आई सेकेंडरी वेव, अब ये कहाँ पहुंच गई, सरफेस पे पहुंच गई। ये तो बॉडी वेव थी, अब ये कहाँ पहुंची, सरफेस के ऊपर, तो इनको हम क्या बोलेंगे, सरफेस वेव। सेकंड एक तो हो गई, दूसरी टाइप की कौन सी होगी, ये जैसे ही सरफेस पे पहुंची तो खत्म थोड़ी होगी, अब ये जो सरफेस है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, तो नेक्स्ट है हमारा सरफेस वेव। सरफेस वेव है, सरफेस वेव भी बेटा हमारी दो तरीके की होगी, कौन कौन सी सर, कौन कौन सी होगी, हमारी रिले वेव और हमारी लव वेव। रिले वेव और लव वेव, ठीक है। अब जैसे ही ये कहाँ पहुंचती है बेटा, सरफेस पे, तो सरफेस के ऊपर रिपल्स ऐसे वेव लाइक स्ट्रक्चर पैदा करती है, दैट इज रिपल्स। सरफेस वेव क्या करती है, रिपल्स पैदा करती है। रिपल्स क्या होता है, जैसे हम मान लो एक हमने क्या किया कि एक रस्सी ली और एक सिरा हमने दीवार से बांध दिया, दूसरा हमारे हाथ में है, हम उस रस्सी को अप एंड डाउन कर रहे हैं, थोड़ा सा हाथ की मूवमेंट कर रहे हैं, बस ऊपर नीचे, तो जो वेव लाइक स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, रिपल्स कहते हैं। रिपल्स कहाँ से, एपी सेंटर से ट्रेवल करेगा। यही वेव सेकेंडरी वेव या सरफेस सॉरी सेकेंडरी नहीं, सरफेस वेव्स क्या होती हैं, अर्थ के ऊपर जो डिस्ट्रक्शन होता है, जितना भी जो नुकसान होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी ये जो सरफेस वेव्स आती हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं, अर्थ को शेक करती हैं, अर्थ को सरफेस को हिला देती है। जैसे ही हिलाएगा तो अर्थ के सरफेस पे जो भी है वो क्या करेगा बेटा, वो हिलेगा, और बिल्डिंग अगर हिलेगी तो वो गिरेगी। इसीलिए डिस्ट्रक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी सरफेस वेव, ठीक है। अब जो रिले वेव है वो ट्रांसवर्स चलती है, अभी मैं बताता हूँ, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। जो रिले वेव है वो ट्रांसवर्स चलती है, और दूसरी क्या, जो लव वेव है वो कैसे हॉरिजॉन्टल चलती है। अभी देखते हैं कैसे चलती है। ये तो ट्रांसवर्स हो गई, ये जो हो गई रिले वेव ट्रांसवर्स,
और ये लव वेव कैसी हो गई, हॉरिजॉन्टल। ये स्नेक लाइक, सांप की तरह ऐसे 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 चलेगी, स्नेक लाइक, सांप की तरह। अगर ऐसे ही अगर मैं पी वेव की बात करूं ना, पी वेव, पी वेव बेटा, पी वेव कैसे चलती है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ऐसे चलेगी कुछ। जैसे स्प्रिंग को हम अगर दबा के छोड़ दें तो उसमें क्या होगा, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। जैसे ये ट्रांसवर्स और ये हॉरिजॉन्टल, तो ये कैसी होगी सर, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगी, ठीक है। एस वेव मैंने बता ही दिया, एस वेव आपकी, एस वेव सेकेंडरी वेव जो सरफेस पे बाद में पहुंचती हैं। एस वेव ट्रांसवर्स हैं। ये कैसे चलेगी, इसमें एक ऐसे होगा क्रस्ट एंड ट्रफ, ऐसे चलेगी, मतलब एक डिप्रेशन एक एलिवेशन, ऐसे चलेगी, ठीक है। अब ये फास्ट होती है, पी वेव फास्ट होती है। तीनों मीडियम, कौन सा, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों मीडियम को क्रॉस कर सकती है। तीनों मीडियम को क्रॉस कर सकती है कौन, पी वेव, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा एस वेव की, ठीक है, ओनली सॉलिड्स में चलती है। ये एस वेव किस में चलेगी, सिर्फ सॉलिड में, सॉलिड में। अगर लिक्विड और गैस आया तो वहां पे ये गायब हो जाएगी, ये याद रखना। जब सॉलिड में डेंसिटी अगर चेंज होती है, आगे देखते हैं बेटा, चलिए। अगर जैसे कोई भी है, चाहे पी वेव हो या एस वेव हो, जब डेंसिटी चेंज होती है, मीडियम चेंज होता है, तो ये अपने आप को बेंड कर लेती है, ठीक है। ये अपने आप को चेंज कर लेती है। जैसे आपने पढ़ा होगा रेयर टू डेंसर, ठीक है, रेयर टू डेंसर जाती है तो किधर बेंड होता है, डेंसर टू रेयर जाती है तो लाइट किधर बेंड हो जाती है। ये फिजिक्स का फिनोमेना है। जैसे अगर हम पानी में एक पेंसिल डाल के देखते हैं पानी के भरे ग्लास में, तो वो पेंसिल हमें ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। अगर साइड से देखेंगे, ऊपर से देखने पे तो लगेगा कि वो नीचे, हमें भी पता होगा कि नीचे सरफेस पे टिक चुकी है, पर वो मुड़ी हुई दिखाई देगी। तो ऐसे ही ये जो वेव्स हैं, ये भी क्या होती हैं बेटा, जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं, मतलब जैसे सॉलिड से लिक्विड में जाएगी तो भी बेंड हो जाएगी। और ये सॉलिड में अगर ट्रेवल करती है, सॉलिड में डेंसिटी चेंज हुई, एक तो बहुत हार्ड सॉलिड है, एक थोड़ा सा कम सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, तो उस अमॉर्फस सॉलिड जिसको हम बोल देते हैं थोड़ा सा, तो उस मीडियम के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना, चेंज हो जाता है। अब देखिए एस वेव के बारे में पढ़ते हैं और पी वेव के बारे में पढ़ते हैं कि इनका शैडो जोन क्या होता है और एंगल कहाँ पे क्या होता है, ठीक है। अब मान लो ये अर्थ है आपके पास, मैं इसको थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ। मान लो ये अर्थ है आपके पास, नहीं भाई, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सर्कल इसमें है नहीं। मान लो ये अर्थ है आपकी, ठीक है। इस अर्थ के अंदर, इस अर्थ के अंदर क्या है आपका, ये हो गया कोर, मतलब अंदर बिल्कुल जो लिक्विड वाला कोर है। लिक्विड वाला कोर है, मैं लिख देता हूं लिक्विड कोर। अब मान लो यहाँ पे कोई एनर्जी का आउटबर्स्ट हुआ है, ठीक है। ये क्या है आपका, हाइपोसेंटर है। हाइपोसेंटर से कहाँ गई,
वेव ऊपर की तरफ गई तो सबसे पहले जो सरफेस पे पहुंच रही है दैट इज पी वेव। ये आपका हाइपो सेंटर हो गया। हाइपो सेंटर से सबसे पहले जो ऊपर पहुंच रही है पी वेव, और जहां पे ये टकराएगी दैट इज एपी सेंटर। एपी सेंटर और सबसे नीचे क्या कौन सा हो गया, हाइपो सेंटर। अब बेटा एक चीज बताइए, यहां से जो एनर्जी निकलेगी वो ऑल डायरेक्शन में निकलेगी, सभी डायरेक्शन में जाएगी, यस और नो, जाएगी। ऐसे ये सभी डायरेक्शन में जाएगी। अब देखो ये इधर से इसके सरफेस पे टच होके इधर बेंड हो जाएगी, ठीक है। इसके नीचे ये नहीं आएगी। इसके नीचे क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हमने बोला एस वेव बेटा कहाँ ट्रेवल करती है, ओनली सॉलिड में। कहाँ ट्रेवल करती है, ओनली सॉलिड में सर। तो केवल सॉलिड ही में ट्रेवल कर रही है। जहाँ लिक्विड आया, लिक्विड को ये क्रॉस नहीं कर पाई, लिक्विड को ये क्रॉस नहीं कर पाई, तो वहाँ पे ये क्या हो गई, गायब हो गई। कितने एरिया तक आई, अगर ये एंगल देखें तो 105 डिग्री का एंगल है ये, 105। यहाँ तक आपकी एस वेव मिलती है हमें। इस जोन, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, पी वेव शैडो जोन, ठीक है। पी वेव शैडो जोन बोलते हैं। नहीं सॉरी, एस वेव की बात कर रहे थे ना, पी वेव नहीं, एस वेव। पी वेव तो अभी किया ही नहीं है, ठीक है। एस वेव शैडो जोन, अगर पी वेव देखनी हो हमें तो पी वेव बेटा ये जो यहाँ से जो लिक्विड में भी जाएगी पी वेव, मतलब ऊपर तो जा ही रही है, सबसे पहले ये प्राइमरी हो गई तो ऊपर तो जाएगी, साइड में भी जाएगी। उसके अलावा जब हम बात करेंगे तो ये लिक्विड में भी जाएगी। लिक्विड में जब ये, आपने क्या कहा, जब मीडियम चेंज होगा तो बेटा इसके ये भी चेंज होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगी, है ना। और ये अपने को यहाँ तक ऐसे दिखाई देगी, मतलब ऑलमोस्ट सीधा नहीं जाएगी, थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। ऐसा कुछ होगा इंटरफेस। मतलब ऐसे कुछ दिखाई देगी हमें। एक आइडिया दे रहा हूं मैं भी भाई। मतलब हमें यहाँ पे हाई डायरेक्शन में हमें पी वेव मिल जाएगी। जहां पी वेव नहीं मिलेगी वो ये एरिया है। ये कितना था, 105, और ये कितना है, 145। इधर 105 से 145 तक हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कोई वेव नहीं मिलेगी। ये एरिया में हमें कोई वेव नहीं मिलेगी। तो ये क्या है बेटा, पी वेव शैडो जोन। ये कौन सा हो गया, पी वेव शैडो जोन। पी वेव शैडो जोन हो गया। बात आई समझ, यस और नो, ठीक है। 105 से 145 डिग्री के बीच हमें क्या नहीं मिलता, पी वेव नहीं मिलते, इसलिए इसको क्या बोल दिया हमने, पी वेव शैडो जोन। क्लियर, यस और नो। चलिए अब फाइनल इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ते हैं कि इंटीरियर ऑफ अर्थ में क्या क्या है, कहाँ कहाँ है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक डायग्राम से स्टार्ट करेंगे। ये डायग्राम है जहां से हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करके ऊपर लेके चलते हैं।
ये लो, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्रस्ट है आपकी, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। ठीक है, आपका क्या है, एक सेकंड रुकिए, बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ मैं। देखिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है आपके पास और ओशियनिक क्रस्ट है आपके पास। ओशियनिक क्रस्ट की अगर हम बात करते हैं, क्रस्ट की अगर मिला के दोनों की ही हम बात कर लेते हैं। क्रस्ट की जब हम बात करते हैं तो क्रस्ट किससे मिलके बना होता है बेटा, सीएल, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, दोनों से मिलके बना होता है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। क्रस्ट की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जब ओशियन क्रस्ट की बात करते हैं तो ओशियन क्रस्ट में सिलिका प्लस एल्यूमिनियम प्लस हमें किसका अमाउंट मिलता है, मैग्नीशियम का थोड़ा सा अमाउंट मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका मेंटल शुरू हो जाता है। मेंटल कहाँ से शुरू होता है, अगर अपर मेंटल की बात करें जैसे, तो आपका बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। ठीक है, 2900 किलोमीटर तक आपका क्या होता है, मेंटल होता है। 2900 किलोमीटर तक आपका मेंटल होता है, उसके बाद आपका कोर स्टार्ट हो जाता है। और लगभग मैं बात करूं आपका तो आपका 70 किलोमीटर के बाद आपका सारा क्या है, मेंटल ही स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से आपका मेंटल ही स्टार्ट है, अगर आप देखोगे मेनली तो यहाँ से मेंटल ही स्टार्ट है। बात करेंगे आगे। ठीक है, ये देखो यहाँ से ये बता रखा है, ये क्रस्ट हो गया, उस यहाँ से मेंटल स्टार्ट हो गया आपका। ठीक है, तो करेंगे अभी बात करेंगे सारी चीज़ें। तो किसकी बात कर रहे थे, मेंटल की। मेंटल किससे बना होता है बेटा, मेंटल दो चीज़ों से मिलके बना होगा। किससे, सीमा मतलब सिलिका एंड मैग्नीशियम, सीमा। ठीक है, सियाल, सीमा, और ये क्या है हमारा, नफे चाचा, नीफे, निकल एंड आयरन। कोर हमारा निकल एंड आयरन का बना होगा। क्लियर। अब देखिए जहाँ कॉन्टिनेंट हमारा किससे बना होता है, कॉन्टिनेंटल जो हमारा क्रस्ट है वो किससे बना होता है, सिर्फ दो चीज़ों से मिलके। कौन कौन सा सर, सीमा चाची, सॉरी सियाल चाची, सीमा चाची और नफे चाचा हो गया हमारा। तो ये सियाल चाची से बना होता है ना, ये सियाल चाची से बना होता है। अब देखिए डेंसिटी इनके सबकी अलग अलग होती है। अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमने थोड़ी देर पहले देखा था, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी कितनी है, होती है 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, हाँ या नहीं। ओशियनिक क्रस्ट की थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है भाई। ओशियनिक क्रस्ट की कितनी हो जाती है सर, आपने बताया था कितनी होती है, 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, इसीलिए नीचे जाता। देखिए ये कॉन्टिनेंट के नीचे दब रहा है, ये बात करेंगे, अभी बात करेंगे, थोड़ी देर में बात करेंगे कि ये नीचे क्यों जाता है। दो की डेंसिटी जब होती है, जब हम अभी वो जो पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के बारे में, जब पढ़ेंगे प्लेट के बारे में, जब पढ़ेंगे अर्थ की प्लेट, तो उस टाइम ये काम आएगा। ठीक है, ओशियन की इतनी हो गई। अगर हम बात करें लिथोस्फीयर, यहाँ पे देखो लिथोस्फीयर लिख रखा है, कॉन्टिनेंटल प्लस ओशियन प्लस टॉप रॉकी जो मेंटल होता है वो भी आपका क्या होता है, आपका लिथोस्फीयर होता है। इधर देखिए ये मेंटल शुरू हो गया, मेंटल यहाँ से शुरू हो गया, लेकिन लिथोस्फीयर सर यहाँ तक है ना, लिथोस्फीयर यहाँ तक है। कौन कौन सा है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, तो लिथोस्फीयर का मैं लिख देता हूँ, कॉन्टिनेंटल प्लस क्या हो गया, ओशियनिक, कॉन्टिनेंट प्लस ओशियनिक प्लस अपर मेंटल, तो वहां तक क्या हो गया हमारा, लिथोस्फीयर हो गया, है ना। अब बात करते हैं आपका एस्थेनोस्फीयर की। एस्थेनोस्फीयर अगर हम बात करें, जो टॉप आपका जहाँ पे 400 किलोमीटर तक, ऑलमोस्ट आपका 400 किलोमीटर
ये जो अपर मेंटल का जो एरिया है, अपर मेंटल, वो अपर बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा तो वहाँ आ गया लिथोस्फीयर में। उसके बाद ऑलमोस्ट आपका 400 टू 700 अगर लगा के चले, 4 to 700, जो आपका क्या हो गया, आपका क्या होगा, मैग्मा वाला रीजन जो है। अगर मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ करूँ, लोअर मेंटल हो गया, अगर मैं इसमें एक 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 एक, एक लाइन ऑलमोस्ट हम, ये 700 का ही है, तो हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो लाइन दे रखी है इसने, ये वाला, ये वाला पार्शियली जो मोल्टन जो स्टेट होती है, पार्शियली 400 to 700 अगर मैं बात करूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, एस्थेनोस्फीयर हो गया। उसके बाद लोअर मेंटल आ गया, और उसके बाद आपका नीचे जो कोर है आपका, कोर में भी दो चीजें आ गई। कोर को कंप्लीटली हम क्या बोलते हैं बेटा, बैरिस्फीयर बोलते हैं, बैरिस्फीयर। कोर यहाँ नहीं लिख रखा, कोर को हम दोनों कोर को एक साथ हम क्या बोलते हैं, बैरिस्फीयर। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बैरिस्फीयर। कोर को हम क्या बोलते हैं, बैरिस्फीयर। बाहर वाला आउटर जो कोर होता है लिक्विड होता है, और इनर कोर क्या होता है बेटा, सॉलिड होता है, रिजिड होता है, ठीक है। इनर कोर रिजिड होता है, ठीक है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की हम जैसे बात कर लेते हैं, आपका 200 किलोमीटर तक, कहीं कहीं 100 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक क्या मिल जाता है हमें, आपका लिथोस्फीयर मिल जाता है, एस्थेनोस्फीयर, हॉट मैग्मा, और जो वीक सॉलिड होते हैं वो वहाँ तक बैंड हो जाते हैं। प्रेशर अगर मैं बात करूँ, मीजोस्फीयर तो सॉलिड होता है, बेरिस्फीयर आपका क्या होगा, आउटर जो लिक्विड होगा, और इनर क्या होगा, सॉलिड कोर होगा। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कुछ केमिकल की जगह हम डिसकंटिन्यूटी की हम सीधा बात कर लेते हैं, ठीक है। डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, जब हम एक फेज से दूसरी, जैसे ये यहाँ ही है, मान लो ये है, हम यहाँ से एक लेयर से जब दूसरी लेयर में आते हैं, ठीक है, तो जो चेंज होता है, जो चेंज आता है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, एक फेज आएगा बीच में। मान लो एक जगह से दूसरी जगह गए, तो बीच में जो टोल नाका पड़ता है उसको इसकी जियोग्राफी की भाषा में हम क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं डिसकंटिन्यूटी। जहाँ एक लेयर खत्म हो रही है और दूसरी स्टार्ट हो रही है अर्थ के अंदर, दैट इज डिसकंटिन्यूटी। आई बात समझ, उसे हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे, ठीक है। सबसे पहले डिसकंटिन्यूटी कौन सी है आपकी, सबसे पहले है कॉनरेड। कौन सी है, कॉनरेड। ये कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक क्रस्ट के बीच में होगी। कॉनरेड हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक क्रस्ट के बीच में होगी, क्योंकि ओशियनिक भारी होती है तो नीचे होगी, और कॉन्टिनेंटल ऊपर होगी। तो मैं कहाँ लिखूं, एक साइड में लिख देते हैं कहीं पे भी, मैं ताकि आपको समझ भी आए, ठीक है। मैं थोड़ा सा नीचे जाके यहाँ लिख देते हैं, मैं सारी डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट डिसकंटिन्यूटी क्या होगी बेटा, कॉनरेड। ठीक है, कॉनरेड किस किस के बीच में होगी, कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक, कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक के बीच में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, सेकंड आपकी डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं, तो मोहरविक। मोहरविक, मोहरविक किसके बीच में होगी, क्रस्ट, एस, क्रस्ट और मेंटल के बीच में, क्रस्ट और मेंटल के बीच में, ठीक है। थर्ड अगर डिसकंटिन्यूटी की मैं बात करता हूं, तो आपकी कौन सी है, रिपेटी।
रेपेटी डिसकंटिन्यूटी। एस्थेनोस्फीयर अब देखो, एस्थेनोस्फीयर कहाँ था ये? एस्थेनोस्फीयर फ्रॉम मीजोस्फीयर है ना, मीजोस्फीयर। दूसरा अपर जो मेंटल होता है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, ठीक है। अपर, ये एस्थेनोस्फीयर क्या हो गया? अपर मेंटल हो गया, आया नहीं, और प्लस लोअर मेंटल, मतलब इन दोनों के बीच में होगी। अगर मैं बात करूं तो रेपेटी अपर और लोअर मेंटल के बीच में होगी, अपर एंड लोअर मेंटल के बीच में, ठीक है। थर्ड हो गया। फोर्थ आता है आपका गुटनबर्ग। फोर्थ डिसकंटिन्यूटी आती है आपकी गुटनबर्ग। गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। गुटनबर्ग क्या करता है? मेंटल एंड कोर इन दोनों के बीच में होगी, मेंटल एंड कोर इन दोनों के बीच में होगी। लास्ट वन आपकी फिफ्थ आती है, दैट इज लेहमैन। लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। लेहमैन डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में होगी? ऑब्वियसली आपके आउटर कोर और इनर कोर। जो सॉलिड कोर होता है, मैं लिख रहा हूं सॉलिड कोर यानी कि आउटर, और आपका लिक्विड कोर। लिक्विड कोर यानी कि इनर कोर। आपको इनको याद रखना है। इनमें से बहुत बार छोटे जो एग्जाम है, इवन दो यूपीएससी में भी पूछ लेते हैं भाई, ठीक है, छोटे एग्जाम में तो पूछते हैं, यूपीएससी में भी पूछ लेते हैं। कॉनरेड आपका सी से सी याद रख सकते हो। कॉनरेड आपका कॉन्टिनेंट और ओशन के बीच में। मोहरविक आपका याद रख लो, आपका मोहरविक एम से मेंटल। रेपेटी मतलब आप दो के बीच में है, मेंटल के बाद आ रहा है, तो मतलब रेपेटी को आप किसी भी तरीके से याद रख सकते हो, रिपटता है या फिर स्लिपरी है, तो दो के बीच में, सॉलिड और लिक्विड वाले के बीच में होगा। तो रेपेटी ऑब्वियसली सब थोड़ा सा कैसे भी करके याद रखो आप अपने तरीके से। मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ। रेपेटी ऊपर किसमें पहले आता है, रेपेटी पहले आता है, तो मेंटल के बीच में होगा, ठीक है। गुटनबर्ग आपका मेंटल और कोर के बीच में होगा। लेहमैन सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। लेजी है, लेहमैन लेजी है, तो आपका सबसे लास्ट में आएगा। और आपका किसके बीच में होगा? आउटर और इनर कोर के बीच में होगा, ठीक है। या आज के लिए यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ में मैग्नेटिज्म जो पैदा होता है वो कैसे होता है, और ये कैसे अराइज हुआ, कहाँ पे है ये, और कैसे काम करता है। ये सब कुछ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।